लास्ट 1 मंथ से इंडियन मार्केट्स और यूएस मार्केट्स ने काफी अच्छी रिकवरी शो की है। अगर मैं पर्टिकुलरली इंडियन मार्केट्स की बात करूं तो निफ्टी 50 ने ऑलमोस्ट 18,000 का लेवल टच कर लिया था और यूएस मार्केट में भी जो वहां के मेजर इंडाइसेस हैं लाइक S&P 500, डॉ जोन्स, उन्होंने भी काफी अच्छी रिकवरी शो की थी। बट लास्ट वीक 26 ऑफ अगस्त को फेडरल रिजर्व की मीटिंग के बाद यूएस मार्केट्स में एक हैवी सेलिंग देखी गई और इस सेलिंग का इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स में भी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में साफ विटनेस किया गया। और इसके अलावा एक बिग कंसर्न ये भी है दैट यूएस के एक बहुत बड़े इन्वेस्टर और फंड मैनेजर मिस्टर माइकल बरी, जो कि जाने जाते हैं यूएस में 2008 के मार्केट क्रैश को पहले से प्रिडिक्ट करने के लिए, और इनके ऊपर एक मूवी बनी है जिसका नाम है द बिग शॉट। इन्होंने अपने पोर्टफोलियो का 98% स्टॉक्स को बेच दिया है और इनका मानना है दैट आने वाले टाइम में यूएस 2008 के क्रैश की तरह ही एक बहुत बड़े क्रैश को विटनेस कर सकता है। और इन्वेस्टर्स का एक कंसर्न है दैट व्हाट इफ माइकल बरी की इस बार की प्रिडिक्शन भी 2008 की तरह ही सही हुई। अब इन सारी सिचुएशंस की वजह से इन्वेस्टर्स के मन में 3 मेजर क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहला, दैट मार्केट में इस नेगेटिव सेंटीमेंट का रीजन क्या है और अगर मार्केट्स फॉल होते भी हैं तो वो किस लेवल तक फॉल हो सकते हैं। और सेकंड, ये नेगेटिव सेंटीमेंट्स कब तक कंटिन्यू रहने वाले हैं और क्या इन्वेस्टर्स को अपनी करंट एसआईपीज को रोक के मार्केट के और फॉल होने का वेट करना चाहिए। एंड थर्ड, क्या ये सिचुएशन एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है एंड इफ यस तो ऐसे कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स हैं जिनमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं जिन्हें हमें हर हालत में अवॉइड करना है। सो हाय गाइस, मेरा नाम है सिद्धार्थ एंड यू आर ऑन इन्वेस्टर्स वे। सो लेट्स स्टार्ट। कमिंग टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन दैट इस मार्केट फॉल का रीजन क्या है। तो हम सबको पता है दैट इंडियन मार्केट्स काफी हद तक यूएस मार्केट को रेप्लिकेट करते हैं और हमारी यूएस पे काफी ज्यादा डिपेंडेंसी है। लास्ट वीक फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन है, आफ्टर द मीटिंग जब उनकी कमेंट्री आई तो यूएस मार्केट में हमने सडन डाउनफॉल देखा। अब सवाल ये है दैट फेड के चेयरमैन मिस्टर पवेल ने अपनी कमेंट्री में ऐसा क्या कह दिया। तो देखिए, हम सबको पता है वर्ल्ड इकोनॉमीज इंक्लूडिंग इंडिया एंड यूएस, इन सब में इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा कंसर्न है। करंट में जो नंबर्स आए थे उनमें साफ शो हुआ था दैट करंट में यूएस में जो इन्फ्लेशन डेटा है वो अराउंड 8.4% का, और इन जनरल यूएस में 2 से 3% का इन्फ्लेशन एक नॉर्मल इन्फ्लेशन माना जाता है। पास में जब मिस्टर पवेल ने अपनी कमेंट्री दी तो उसमें वो काफी कॉन्फिडेंट दिखे, ये कहते हुए दैट इन्फ्लेशन को वो जल्दी अपने कंट्रोल में ला देंगे, और इससे ये भी एक सिग्नल गया दैट आने वाले टाइम में जो रेट हाइक्स हैं वो कम होंगे। कम से मेरा मतलब है दैट उन रेट हाइक से जो यूएस की इकोनॉमी है उसमें कोई बहुत बड़ा स्लो डाउन नहीं आएगा। अब इन सब चीजों को देखते हुए मार्केट्स ने अपने आप को फैक्टर इन कर लिया और हम धीमे धीमे फिर से स्टॉक मार्केट में एक रिकवरी ऑब्जर्व कर रहे थे। बट लास्ट जो फेडरल रिजर्व की मीटिंग हुई उसमें मिस्टर पवेल ने अपना स्टेंस कंप्लीटली चेंज कर लिया और उन्होंने कुछ ऐसा कहा दैट आने वाले टाइम में यूएस की इकोनॉमी को कुछ टफ टाइम देखना पड़ सकता है और यूएस का जो इन्फ्लेशन है वो हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है। अब उनकी इस कमेंट्री के बाद ये पोर्ट्रे हुआ दैट हम इन्फ्लेशन को जितना कंट्रोल में समझ रहे थे चीजें उतनी ठीक भी नहीं है और आने वाले टाइम में जो रेट हाइक्स हैं वो और भी ज्यादा तेजी से हो सकते हैं। अब जिन इन्वेस्टर्स को ये नहीं पता दैट ये रेट हाइक्स क्या है और इनसे एक इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उनके लिए मैं इसको शॉर्ट में इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। हर कंट्री की सेंट्रल बैंक की कुछ फिक्स इनकम सिक्योरिटीज होती हैं लाइक एफडी एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और जो इन्वेस्टर्स इन फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट उन्हें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है। अब जनरली ये इंटरेस्ट काफी कम होता है बिकॉज इनमें इन्वेस्टर्स को 0% रिस्क होता है। अब बड़े रिटर्न के लिए इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज से हटके स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। बट जब रेट हाइक्स होते हैं यानी इन सिक्योरिटीज पे गवर्नमेंट अब ज्यादा इंटरेस्ट पे करेगी तो कुछ इन्वेस्टर्स सेफ रिटर्न के लिए स्टॉक मार्केट से हटके अपना काफी सारा पैसा इन सिक्योरिटीज में लगा देते हैं। इसकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी की कमी होती है और जिससे अल्टीमेटली मार्केट में एक स्लो डाउन आ सकता है। अब अगर फेड ने इंटरेस्ट रेट और ज्यादा तेजी से हाइक किए तो यूएस में एक स्लो डाउन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी और इसका अल्टीमेटली इंपैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी दिखेगा। और यही रीजन था यूएस मार्केट के फॉल्स का और अल्टीमेटली फर्स्ट ट्रेडिंग डे पे इंडियन मार्केट्स के फॉल का। अगर हम बात करें दैट इंडियन मार्केट्स कहां तक फॉल हो सकते हैं, तो निफ्टी 50 के केस में अगर हम इनके टेक्निकल चार्ट्स को देखें तो 200 डेज का ईएमए आता है अराउंड 17,000 का, और ये बात बहुत ही अनलाइकली है दैट जो हमारा मार्केट है वो 17,000 के लेवल से नीचे गिरे, बिकॉज अल्टीमेटली 17,000 का लेवल एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और एक बात मैं जो बार बार रिपीट करता हूं वो ये है दैट एग्जैक्टली मार्केट्स कहां पर रुकेंगे, कितना फॉल करेंगे, ये 100% प्रेडिक्शन कोई नहीं लगा सकता। तो
अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, दैट इज ये जो सिचुएशन है ये कब तक कंटिन्यू रह सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था दैट यूएस के केस में 3% का इन्फ्लेशन एक नॉर्मल इन्फ्लेशन माना जाता है, और मुझे ऐसा लगता है दैट 3% की लेवल को अचीव करने के लिए जो यूएस है उसको लगभग 3 से 4 महीने का टाइम लगेगा। और ये जो टाइम है इसमें जो हमारा इंडियन मार्केट्स है ये 17,000 से लेके 17,800 के बीच में कंसोलिडेट करेगा, और काफी बार ये जो लेवल है ये अप या डाउन हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है दैट हमारा मार्केट इसके बीच में ही कंसोलिडेट करेगा। अब जितने भी इन्वेस्टर्स को ये कंफ्यूजन है कि क्या उन्हें प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए या तो उन्हें मार्केट के फॉल होने का वेट करना चाहिए, तो उनको मैं एक सिंपल फिलॉसफी बता दूं। मार्केट्स में एक जनरल थंब रूल चलता है दैट वी हैव टू बाय लो एंड सेल हाई, और अल्टीमेटली हम सबको ये बात पता है दैट इंसान हो या मार्केट अल्टीमेटली ऊपर ही जाना है। मेरे हिसाब से ये कंसोलिडेशन का फेज एक इन्वेस्टर के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि एक नॉर्मल इन्वेस्टर हर मंथ अपनी सेविंग में से कुछ पार्ट मार्केट में इन्वेस्ट करता है। अब जनरल केसेस में जब मार्केट में रिकवरी आती है तो वो काफी ज्यादा सडन होती है, और इसकी वजह से जो इन्वेस्टर हैं वो एक कम प्राइस पे बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन नहीं कर पाते। बट इन केस ऑफ कंसोलिडेशन आप एक लोअर रेंज पे काफी ज्यादा अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा। नाउ अब आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, दैट इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए ऐसे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं जिनमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिन्हें हमें हर हालत में अवॉइड करना चाहिए। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो से अगर आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड हुई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर फर्दर मोर अपडेट्स। पहले हम बात करते हैं उन सेक्टर्स के बारे में जिनको आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अवॉइड करना चाहिए। तो इस सिचुएशन पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा आईटी सेक्टर पे, और आईटी सेक्टर में भी खासकर जो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज है उनको प्लीज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अवॉइड करिएगा, और किसी भी आईटी कंपनी में तभी इन्वेस्ट करिएगा जब आपको वो एक अच्छे बार्गेन पे मिल रही हो। इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर और पीएसयू में इन्वेस्ट करने से पहले भी बचिए, और पीएसयू में खासकर वो कंपनीज जो कमोडिटीज से रिलेटेड हो। अब हम आते हैं उन सेक्टर्स और स्टॉक्स पे जिनमें हमें इन पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए। सो पहला सेक्टर है बैंकिंग एंड एनबीएफसीज, और इसमें भी ऐसी एनबीएफसीज और बैंक्स जो कंसिस्टेंट बेसिस पे अच्छे रिजल्ट्स यानी प्रॉफिट शो कर रहे हो, सिर्फ उन्हीं में इन्वेस्ट करिएगा, लाइक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, और एनबीएफसीज में बजाज फाइनेंस। और ऐसी एनबीएफसीज जो सही कंसिस्टेंट नंबर शो नहीं कर रही हैं उन्हें प्लीज अवॉइड करिएगा। अगर हम सेकंड सेक्टर के बारे में बात करें, फोकस ऑन दोज कंपनीज जो B2C सेगमेंट में काम करती हो, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। कंपनीज लाइक HUL एंड अपोलो आर द बिग एग्जांपल। अब एक बात ध्यान रखिएगा, इस सेगमेंट में वही कंपनियां चुनिएगा जो कंसिस्टेंट बेसिस पे अच्छे रिजल्ट शो की हों। अब इस सेक्टर और स्टॉक को सुनने का रीजन ये है दैट जो B2C कंपनीज होती हैं उनपे इन्फ्लेशन का कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता, और ये इजीली जो इनका इन्फ्लेशन का कॉस्ट होता है ये अपने एंड कंज्यूमर को ट्रांसफर कर देती हैं। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।